गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवूशियान जियांग चैंग और लैन चीचेन से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये लोग बार बार उसे वोइंग वोइंग कहते हैं जबकि उसका नाम तो वेवूशियान है। इनके चक्कर में वेवूशियान अपना ही नाम भूल जाएगा कि उसका नाम क्या है। वेवूशियान अब उन लोगों से कहता है कि आप लोग अब शांत हो जाइए और धीरे बात कीजिए वरना लैन वांगजी उठ जाएगा। और जब वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी तो बड़े चैन की नींद सो रहा है और घोड़े गधे बेच के सो रहा है। इतना शोर हो गया बट लैन वांगजी की नींद में 1 इंच का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। शान उसके तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अब आप लोगों को अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। अब वेवूशियान अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ पे वो अपनी रिस्ट वॉच ढूंढ रहा था बट इस टाइम में तो रिस्ट वॉच भी नहीं है। वेवूशियान को इस मॉडर्न एरा से इस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में एडजस्ट होने में इतना सारी प्रॉब्लम होने वाली थी कि वेवूशियान ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। शान बाहर की तरफ देखता है और वहाँ बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रखा था। वेवूशियान कहता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और अब आप लोगों को भी रेस्ट करना चाहिए और ये कह के वेवूशियान बेड में लीन हो जाता है और कहता है कि गुड नाइट। वहाँ पे वो लोग वेवूशियान का मुंह देख रहे थे कि अभी अभी इसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया और क्या बोला। वेवूशियान अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि शुभ रात्रि, आप सब जाएं और चैन की नींद सो जाएं। लैन चीचेन तो जाना नहीं चाहते थे बट जियांग चैंग उन्हें खींचते हुए ले जा रहा था और कहता है कि अब चलो भी, अब क्या तुम पूरी रात यहीं पे रहने वाले हो और अपने भाई के साथ साथ मेरे भाई की भी नींद खराब करने वाले हो। जियांग चैंग लैन चीचेन को खींचते हुए वहाँ से ले जा लेता है रूम के बाहर। अब लैन चीचेन जब अपने रूम में जाने लगते हैं तो जियांग चैंग उन्हें पकड़ता है और डोर के साथ पुश कर देता है और कहता है कि तुम कहाँ चले। लैन चीचेन कहते हैं कि अभी तो आपको सुना ही नहीं दिया कि क्राउन प्रिंस ने कहा कि हमें अपने रूम में जाके आराम करना है। जियांग चैंग कहता है कि तुम तो पहले से ही किसी रूम में रहते हो और उस रूम में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं रहता। लैन चीचेन कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरे रूम में मेरे सिवा कोई नहीं रहता। जियांग चैंग कहते हैं कि मैं मेरे दिल की बात कर रहा था कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहते हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहता। लैन चीचेन कहते हैं कि अब बस भी करो जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है कि मैंने तो अभी चालू हुआ ही नहीं और तुम बस करने की बात करते हो, मुझे कुछ करने तो दो। लैन चीचेन कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो जियांग चैंग को धक्का देके अपने रूम में चले जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं और डोर से टिक के खड़े हो जाते हैं और उनके चिक्स ब्रश कर रहे थे और वो जियांग चैंग की सारी नॉटी बातें सोच रहे थे जिन्हें सोच सोच के उनके फेस पे स्माइल आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेवूशियान उठता है तो अभी अभी सिर्फ सुबह के 8 बज रहे थे और सुबह के 8 बजे ही इस महल में इतनी चहल पहल जैसे यहाँ पे ही प्राइम मिनिस्टर को आना होगा। वेवूशियान इतनी ज़्यादा चहल पहल देख के एक मिनट से पूछ ही लेता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है जबकि वहाँ पे सिर्फ सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। उफ, ये अमीरों के चोचले। ये कहते हुए अब पूरे महल में घूमने लगता है। वेवूशियान अपने मॉडर्न टाइम में भी रहता था और वो बहुत बड़ा डॉक्टर था पर इतना ज़्यादा तैयारी तो उसने अपने घर में भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं करी होगी जितना इस महल में हो रही थी। वेवूशियान गार्डन में पहुंचता है। वहाँ पे वो चारों तरफ फ्लावर्स देख के तो बहुत ज़्यादा अम्यूज़ हो जाता है कि इतने ज़्यादा और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वहाँ पे ढेर सारे पियोनी फ्लावर्स, रेड रोजेस और बहुत सारे फ्लावर्स थे और उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे वेवूशियान भी तो था ना। वहाँ पे वेवूशियान जैसे ही लैन वांगजी को कॉरिडोर से जाते हुए देखता है वो अपना हाथ बढ़ा के लैन वांगजी को अपने पास बुलाता है और वेवूशियान का इतना क्यूट सा और गॉर्जियस फेस देख के लैन वांगजी उसे मना ही नहीं कर पाता और वेवूशियान ने जो हाथ बढ़ाया था उसे पकड़ के वो गार्डन में आता है। वेवूशियान उसे एक ट्री के नीचे बैठाता है और अपने हाथ से उन फ्लावर्स का एक क्राउन बना के लैन वांगजी के सर पे रख देता है और कहता है कि तुम ऐसे बहुत भी ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, एक ब्यूटीफुल एंजल जो सिर्फ मेरी है। ये बात सुन के लैन वांगजी के चिक्स ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। वेवूशियान कहता है कि अपने हस्बैंड के साथ ही तो कर रहा हूँ, थोड़ी ना मैं किसी कॉन्सर्ट के साथ हूँ। इतना सुनते ही लैन वांगजी का फेस ब्लश तो पता नहीं कहाँ ही जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवा किसी और कॉन्सर्ट की बात करने की? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ जो तुम किसी कॉन्सर्ट की बात कर रहे हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लैन वांगजी की ये बातें सुन के वेवूशियान कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हारी खूबसूरती में बस शब्द नहीं है। लैन वांगजी कहता है कि क्या मतलब है कि शब्द नहीं है? तुम मेरी तारीफ करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लैन वांगजी का गुस्से का पाउटी फेस देख के वेवूशियान हंसते हुए कहता है कि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो कि अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती में अगर चांद तारे लाने की बात करूं तो वो शर्मा जाएं और तुम्हारे पास आने से भी मना कर दें क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा खूबसूरत पर्सन के सामने फीके लगेंगे।
रणवांग जी की ये सुन के उनका गुस्सा हल्का सा कम हुआ था, बट अब भी वो अपना गुस्सा वाला फेस बना के विभूषण को घूरे जा रहा था। विभूषण कहता है कि तुम्हारी स्माइल मुझे हर दर्द से दूर ले आती है। तुम्हारा फेस ही सिर्फ काफ़ी होता है कि मैं हर दर्द को हंसते हुए फेस कर सकूं। सिर्फ तुम मेरी ज़िंदगी में वो एक ऐसे पर्सन हो जिस पर मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैं कभी देख ना भी पाता तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता, क्योंकि मैं तुम्हारी ब्यूटी से नहीं, तुम्हारी उस सोच से और उस सोल से प्यार करता हूँ जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और हर इंसान के प्रति जिसमें इतनी दया है, और अपने आप को और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जज्बा जो सब में होना चाहिए। तुम हर तरीके से कैपेबल हो, भले ही मुझ में कहीं कमी छूट जाए, बट तुम हर तरीके से परफेक्ट हो। विभूषण लैनवांग जी की बातें कही जा रहा था और यहाँ पर लैनवांग जी विभूषण को इतने प्यार की नज़रों से देख रहा था कि अगर कोई और देखे तो इन प्यार भरी नज़रों में ही डूब जाए। लैनवांग जी विभूषण के पास जाता है और उसके चिक्स पे किस कर देता है। विभूषण कब ध्यान नहीं था, क्योंकि वो तो बस कहते ही जा रहा था। लैनवांग जी की आंखों में और भी ज़्यादा ही डूबते जा रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ लैनवांग जी की नज़रों से मिली हुई थी और उसके सिवा विभूषण का ध्यान कहीं और गया ही नहीं। विभूषण ने ये नोटिस भी नहीं किया कि लैनवांग जी कब उठ के आया और उसके चिक्स पे किस कर दिया। जब विभूषण को महसूस हुआ तो वो अपने चिक्स पे हाथ रख लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी शर्म कहाँ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे की बॉडी पे किस करते हुए? लैनवांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि भले ही बॉडी छोटे से बच्चे की हो, सोल तो मेरे हस्बैंड की है ना, और कुछ भी हो ये मेरा हस्बैंड है, इसे सिर्फ मैं ही किस कर सकता हूँ। कहता है कि ऐसा है क्या, और वहाँ से लैनवांग जी को छुड़ा के भागने लगता है और लैनवांग जी विभूषण के पीछे। यहाँ पे लैनवांग जी कह रहा था कि तुम इधर आओ। यहाँ पे विभूषण कह रहा था कि अब तुम रुको, अब देखना कि मैं कितने लोगों से अपने चीक पे किस कराता हूँ। और लैनवांग जी कहे जा रहा था कि अगर मेरे सिवा तुम्हें किसी ने टच भी किया ना तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विभूषण कह रहा था कि अब तुम देखो। और विभूषण जाके अचानक से किसी पर्सन से टकरा जाता है और विभूषण धड़म से नीचे गिरने ही वाला होता है कि लैनवांग जी उसे संभालता है। बट जैसे ही वह सामने देखता है विभूषण कहता है कि हो गया बंटाधार। विभूषण के सामने नेहोसन खड़ा था। विभूषण कहता है कि तुम देख के नहीं चल सकते। नेहोसन तो बेचारा देख के ही चल रहा था, बट यहाँ पे गाली भी वही खा रहा है। नेहोसन कहता है कि मैं तो देख के ही चल रहा था। विभूषण कहता है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? देखो, जब इधर से उधर कभी ना कभी भटकते हुए दिख ही जाते हो, जाओ और अगर कोई काम नहीं है तो किसी लड़की को पटाओ और उससे शादी वगैरह करो। अरे मैं भूल गया, तुम्हारी इस जैसी शक्ल पे तो कोई लड़की क्या कोई लड़का भी फिदा ना हो, तुम्हारी शादी तो कभी हो ही नहीं सकती। नेहोसन का ये सुन के दिल ही टूट जाता है और वो अपने लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरा दिल टूट गया। विभूषण कहता है कि दिल लेफ्ट साइड होता है। नेहोसन अपना हाथ अब लेफ्ट साइड रखते हुए कहता है कि हाँ मेरा दिल ही टूट गया। विभूषण कहता है क्यों, अब क्या हुआ? नेहोसन और ड्रामा करते हुए कहता है कि हाय ब्रदर वे, मैं तो यहाँ पे आपको मेरे मैरिज का स्क्रोल देने आया था और आप कह रहे हैं कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, अब मेरी फ्यूचर वाइफी का क्या होगा? विभूषण कहता है कि ओहो, तूने किसी न किसी ज़िंदगी की बर्बाद करी थी, मेरे को तेरी फ्यूचर वाइफी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नेहोसन कहता है कि आपको ये नहीं कहना था, आपको कहना था कि अब मैं जेल में बंधने जा रहा हूँ। विभूषण की ये बात सुन के उसके हाथ में मैरिज स्क्रोल ले लेता है और ढूंढने लगता है कि इसकी ब्राइड कौन है। वहाँ पर वैन निंग का नाम था। विभूषण वैन निंग को आवाज़ देने लगता है कि जल्दी आ, यहाँ पे देख तेरा फ्यूचर हस्बैंड क्या कह रहा है कि तू उसे जेल में बांधने वाला है। विभूषण की बातें सुन के नेहोसन जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि ब्रदर वे, आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? आप तो शादी होने से पहले ही मेरा तलाक करवा देंगे। विभूषण उसके हाथ पे काट लेता है और नेहोसन अपना हाथ पकड़ के आउच आउच चिल्लाने लगता है। विभूषण उसका पैर पे भी मार देता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे हाथ रखने की? क्या तूने इसे वॉश किया था? देखो मालूम है कि हाथ में कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। अब अपना सर पकड़ लेता है कि अचानक से ब्रदर वे को पता नहीं कौन सी घोस्ट की आत्मा प्रोसेस कर लेती है तो अलग ही दुनिया की भाषा में बात करने लगता है। अब ये बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है? नेहोसन कहता है कि ब्रदर वे, क्या आपने एक नया कर्ज ढूंढ के निकाला है जिसका नाम आपने बैक्टीरिया रखा है, बट आपको नहीं लगता कि इसका नाम बैक्टीरिया थोड़ा अजीब है? आपको इसका नाम थोड़ा ढंग का रखना चाहिए था, जो पढ़ने में मज़ा है। ये बैक्टीरिया नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब है। कहता है कि खैर छोड़ो, तुम यहाँ पे आए का लिए था? नेहोसन कहता है कि आपको स्क्रोल देने आया था। विभूषण कहता है दे दिया ना, अब जाओ यहाँ से। नेहोसन कहता है कि मैं आपको ये बताने भी आया था कि आपको मैडम ये बुला रही हैं। विभूषण जी कहता है कि वो क्यों बुला रही हैं? विभूषण कहता है कि चल के देखने में क्या जाता है। लैनवांग जी कहता है कि हमें सेना की एक टुकड़ी रख लेनी चाहिए। विभूषण कहता है कि वो हमें मिलने बुला रही है, जंग पे नहीं। लैनवांग जी कहता है कि इसी तरीके से जाते जाते
अभी कर्ज लेके आ गए, अब जाओगे तो क्या पूरा कर्ज का भंडार लेके आना है या फिर यहाँ कर्ज का खजाना बनाना है। रणवंश जी की ये बात सुन के विशान कहता है कि रखिए वाइफी, आपको जो करना है आप वो कीजिए, मेरे को तो तहे दिल से हर चीज़ स्वीकार है, जैसे आप मेरे को मेरे जीवन में स्वीकार है। ये बातें सुन के रणवंश जी कहता है कि हाँ ठीक है और मक्खन पालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग मैडम यू के क्वीन पैलेस में पहुंचते हैं, जहाँ पे मैडम यू के सामने लेडी अपने घुटनों में बैठी हुई थी और मैडम यू से माफ़ी मांग रही थी। मैडम यू वेउशान को अपने बाजू वाली चेयर पर बैठने को कहती हैं। वेउशान जब अपनी चेयर पर बैठता है तो उसे मालूम चलता है कि ये एक कॉन्सर्ट है, ये एक जनरल के कॉन्सर्ट है और ये प्रेग्नेंट भी है। वेउशान अब आगे सुनता है तो मालूम चलता है कि यहाँ पे ये सब लोग इस कॉन्सर्ट को मारने की बातें कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी इस कॉन्सर्ट ने जनरल को चीट किया है। वेउशान उन सारी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वेउशान उस कॉन्सर्ट से पूछता है कि क्या बात है। अब वो कॉन्सर्ट अपने बारे में बताने लगती है कि उसे जनरल ने एक वॉर में जीता था। उसके बाद से आज तक जनरल हमेशा से हर किसी कॉन्सर्ट और अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते आए हैं और उसके आंखों के सामने सेक्स किया है, बट आज तक कभी उसे हाथ नहीं लगाया। 6 साल हो गए हैं और वो अपने हस्बैंड के लिए तड़प रही है। वो अपने हस्बैंड से वो प्यार चाहती है जो वो दे ही नहीं पा रहे हैं। वेउशान अब आगे सुनता है तो वो कॉन्सर्ट बताती है कि उसने अपने हस्बैंड के लिए सेड्यूसिंग क्लोथ्स पहने और हर तरीका अपनाया जिससे वो अपने हस्बैंड को सेड्यूस कर सके, बट उसके हस्बैंड ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें उस कॉन्सर्ट की क्या गलती है। और फिर कॉन्सर्ट रोते हुए आगे कहती है, और अगर मुझे वही प्यार कहीं और से मिल रहा था तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मैंने वो प्यार पाना चाहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि जनरल मुझे वो प्यार देने में कैपेबल नहीं थे। और वो और भी ज़्यादा रोते हुए और चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरा बेबी है और मैं इसे जन्म दे के रहूँगी। मैडम ये उसके फेस में एक थप्पड़ धर देती है और कहती है कि कितनी बेशरम औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पहले तो अपने हस्बैंड को चीट करती हो और यहाँ पे इस नाजायज़ बच्चे को रखने की बात है। वो कॉन्सर्ट भी मैडम यू की आंखों में आंखों डालते हुए कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है, कोई नाजायज़ बच्चा नहीं है। और उस जनरल में एक कैपेबिलिटी नहीं थी कि मेरे साथ कुछ कर सके। 6 साल तक वो हर किसी के साथ सेक्स करता रहा है, आज तक उसका एक भी बच्चा नहीं है। तो इससे यही साबित होता है कि वो किसी काम का नहीं है और ना ही इसमें मेरी कोई गलती है। जनरल पीछे ही खड़ा था, वो अपना सर झुका लेता है क्योंकि ये उसकी कॉन्सर्ट जो भी बातें कह रही है वो बात भले ही कड़वी है बट सच्ची है कि वो ही आज तक अभी किसी भी वाइफ या कॉन्सर्ट को प्रेग्नेंट नहीं कर सका। वहाँ पे मैडम ये उस कॉन्सर्ट को एक और चाटा धर देती है और कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो। वेउशान उनका हाथ पकड़ लेता है और उस कॉन्सर्ट के सामने आ जाता है और वेउशान कहता है कि अगर वो अपने हक के लिए लड़ रही है तो इसमें बेशर्मी क्या है। उसका हस्बैंड है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो वो कैसा हस्बैंड है। मैडम ये कहती है कि मुझे लगता है क्राउन प्रिंस आपको इन मैटर से दूर ही रहना चाहिए। वेउशान कहता है कि अगर मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो सारे राज्य की और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आती है और इसको भी मैं ही हैंडल करने वाला हूँ। वेउशान उस कॉन्सर्ट को उठाता है और कहता है कि आपको अब मेरे पैलेस में चलना चाहिए और लैनवांगची आपकी केयर करेगा। लैनवांगची भी उस कॉन्सर्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपके वांट्स को ट्रीट कर देता हूँ। वो लोग उस कॉन्सर्ट को लेके वहाँ से जा ही रहे थे। मैडम ये फिर से चिल्लाते हुए कहती है कि वूइंग ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहे हो, इस औरत को मरना होगा। ऐसे ही किसी और के बेबी के साथ प्रेग्नेंट नहीं रह सकती, या फिर ये अपना बेबी को मारे या फिर उसके साथ साथ खुद ही मर जाए। वो औरत अपने बेली पे हाथ रख लेती है और कहती है कि वो अपना बच्चा किसी को नहीं देगी, ना ही उसे मारेगी। वेउशान उस माँ का पेन समझ रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा और वेउशान कहता है कि आप भी एक माँ हैं और आप ये कैसे कह सकती हैं कि एक औरत अपने बच्चे को मारे। वो कहती है कि उसका बच्चा नाजायज़ है। वेउशान कहता है कि बच्चे बच्चे होते हैं, ना वो कोई जायज़ ना ही नाजायज़ होते हैं और उसके पैदा होने से पहले ही आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो नाजायज़ है। वो एक नन्ही सी जान है जो अब तक पैदा भी नहीं हुई और उसके ऊपर आप इतने सारे आरोप लगा रही हैं। मैडम यू आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि वेउशान के इन जवाबों का उनके पास कोई सवाल ही नहीं था, ना ही उनके पास कोई शब्द थे कि वो कुछ कह सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।